This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. नमस्कार, स्वागत है आपका एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी में, जहां हम आपको हर बार रूबरू कराते हैं एक नए मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और घर बैठे आपको सही सलाह देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे एक्सपर्ट जो पेशे से न सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट है बल्कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी है, डॉक्टर प्रीति निकम जी। स्वागत करती हूँ आपका डियर जिंदगी में। प्रीति जी, आपसे पहला सवाल करूंगी, इनफर्टिलिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। एक्चुअली देखिए, इनफर्टिलिटी जो है एक बड़ा टर्म हो जाता है जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं। तो इनफर्टिलिटी हम पेशेंट को तब डिक्लेयर करते हैं जब पेशेंट जो है अपने पार्टनर के साथ 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के रेगुलर इंटरकोर्स कर रहा है। वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएं और उनको कोई खुद की बीमारी नहीं है, जैसे उनको डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, पीसीओ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी जो किसी डॉक्टर ने उनको बताया हो, जैसे बच्चेदानी में आपको गांठ है। कभी कभी डॉक्टर के पास लोग जाते हैं पेन वेन के लिए तो बता दिया जाता है, या कोई ऐसी इनहेरेंट डिजीज़ नहीं है और उनको इंटरकोर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब हम उसको इनफर्टिलिटी लेवल करते हैं। एंड माइंडेड, इसमें जो है हम ये कंसिडर करते हैं कि फ़ीमेल की एज 30 ईयर्स से कम हो। लेकिन जब फीमेल की एज 32 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, तब हम ये पीरियड शॉर्ट करके 6 मंथ्स का मानते हैं। तब हम ऐसा मानते हैं कि अगर 6 मंथ से आप ट्राई कर रहे हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तब फिर आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि तब आप इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में लैंड अप कर जाते हो। ठीक है, इनफर्टिलिटी के केसेस में अक्सर ये देखा गया है कि लोग आईवीएफ की तरफ अब जा रहे हैं। तो आईवीएफ क्या है? आसान भाषा में अगर समझाएं तो आईवीएफ का टर्म आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, मतलब एग और स्पर्म के मिलने की जो प्रक्रिया है वो बॉडी के बाहर करवाई जाती है, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आजकल क्योंकि क्या हो गया है कि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, आपाधापी की लाइफ है, लोग जो है स्टेबल भी होना चाहते हैं, पहले अपना फाइनेंशियल करियर लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम शादी करें, और उसके बाद 2-3 साल बाद सोचते हैं कि अब हम जो है बच्चा पैदा करें। मैरिज की एज भी बढ़ गई है और कंसीव करने की एज भी बढ़ गई है, तो उससे क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो आईवीएफ के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होता है आईवीएफ। और इसको और डिटेल में अगर हम समझाएं तो ऐसा होता है, देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की होती है उसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी होती है। फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में ओवरी हुई, ट्यूब हुआ, यूट्रस हुआ। ओवरी जो है हर महीने में एग प्रिपेयर करती है। वो एग एक पर्टिकुलर टाइम पे आके रप्चर होता है और फिर उस एग को जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो कैच कर लेती है। जब फेलोपियन ट्यूब के मिड में एग पहुंच जाता है, उस समय अगर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म है तो वो ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब में
स्पर्म और एग मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, और वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है जिसको हम लोग अब एम्ब्रियो कहते हैं, वो आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये होती है एक नॉर्मल प्रोसेस जो प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसमें अगर कहीं हिंड्रेंस आता है, इसमें कहीं ग्लिच आता है, तो फिर आप फर्टिलिटी जो है आपकी पूरी नहीं हो पाती है, आपको दिक्कत होती है प्रेग्नेंट होने में। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्यूब। अगर ट्यूब ब्लॉक होती हैं आपकी, तो एग का जो कोर्स है जो वो ओवरी से लेके और फेलोपियन ट्यूब तक आता है, और स्पर्म का जो कोर्स है जो ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज करता है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप IVF करवाइए। IVF में हम लोग एग को बाहर निकाल लेते हैं और उसको एक पेट्री डिश में रखते हैं मीडिया के अंदर। स्पर्म को लेते हैं हस्बैंड के, और एग और स्पर्म को उस डिश में मिलने के लिए छोड़ देते हैं इंक्यूबेटर में। क्योंकि फर्टिलाइजेशन उस डिश में होता है, बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और बाद में वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। काफ़ी आसान भाषा में आपने समझाया कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, IVF किसे कहते हैं, और जो महिलाएं इसके लिए ऑप्ट करती हैं या जो कपल्स इसके लिए जाना चाहते हैं, अगर उन्हें समझाया जाए तो आपने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जब IVF की तरफ जाते हैं? तो किस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं जिसको लेकर के शंका रह सकती है कि आगे ये नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी। एक्चुअली आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत ज़्यादा सेफ हो गए हैं सारे ही प्रोसीजर्स। मगर एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है पेशेंट को इस वाले में, जो इंजेक्शंस हम लोग कंटिन्यूसली देते हैं वो देना ही पड़ते हैं एग्स बनाने के लिए। तो क्या वो तो पेनफुल है? हाँ, वो डेफिनेटली जब आपको कोई भी पिन प्रिक करेगी, कोई भी आप नीडल प्रिक कराते हैं तो वो पेनफुल तो होता ही है। तो वो जो एक चीज़ होती है, जो लंबा प्रोसीजर है, आपको लगातार इंजेक्शंस लेने हैं, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना है, आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, और उसके बाद फिर आपको ये पता नहीं रहता, आपके मन में बड़ा वो रहता है कि मैं होंगी कंसीव कि नहीं होंगी। तो ये वाला एक जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पेशेंट को रहता है, ये ज़रूर बढ़ जाता है। और जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं, जब हम एग रिट्रीव करते हैं, एग हम निकालते हैं, तो उसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। तो एनेस्थीसिया के जो थोड़े मोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं 1% तो वो रहते ही हैं। हालांकि सेफ्टी प्रोफाइल सब लोग यूज़ करते हैं, बट यू नेवर नो। और कभी कभी कुछ PCOD वाले जो केसेस होते हैं उसमें अगर हम इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि उन ओवरीज में एक्चुअली बहुत सारे एग्स पहले से ही रहते हैं। तो उनमें एक टर्म होता है जिसको हम हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है तो वो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। पर आजकल क्योंकि अब इतना ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स वाला ऐसा कोई भी चांस नहीं होता है। ठीक है। सरोगेसी की बात करें तो सरोगेसी का प्रोसीजर क्या है और ये IVF से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि दोनों ही केसेस में ये महिला के कंसीव करने को लेकर के बात है, तो कैसे डिफरेंट है? बच्चा दोनों में ही हो रहा है, प्रोसीजर क्या फ़र्क है? जी, देखिए, अगर कोई कपल हमारे पास आता है और कहता है कि हमें IVF करवाना है, और उसमें से जो फीमेल पार्टनर है उसका यूट्रस इस लायक है कि हम बाहर फर्टिलाइजेशन करा के जब एम्ब्रियो बनाते हैं तो एम्ब्रियो उसी फीमेल पार्टनर के यूट्रस में हम इम्प्लांट कर रहे हैं, तब हुआ वो IVF। मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर एक कपल हमारे पास आता है तो फीमेल के या तो यूट्रस है ही नहीं, निकल गया है, या कंजेनाइटली यूट्रस इतना स्मॉल साइज़ का है कि उसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, हेल्दी नहीं है, या कभी कभी कुछ एनामलीज होती हैं यूट्रस की जिसमें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कभी कभी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो इतनी ख़राब होती है कि वो ले ही नहीं पाएगी। तब फिर ये डिसाइड होता है कि ये एम्ब्रियो हम किसी और फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो वही रहते हैं जो कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आया है, मगर जो यूट्रस है वो किसी और लेडी का इस्तेमाल हो रहा है, तो तब हम उसको सरोगेसी कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ IVF, बट बंदा बदल जाता है, वो किसी और का है, वो किसी और का हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर प्रीति, किस तरह के मिथ्स हैं जो इनफर्टिलिटी को लेकर के सामने आते हैं? क्या है मतलब इस तरह के केसेस में जो कपल्स आते हैं या जो फैमिलीज आती हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं? आपको लगता है कि सोसाइटी में भ्रांति है इस बात को लेकर? एक्चुअली देखिए, इनफर्टिलिटी में जो कपल होता है
वो तो परेशान होता ही है, साथ में उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले भी परेशान होते हैं कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट और उसका हस्बैंड पहले से ही स्ट्रेस में रहते हैं, और आसपास के लोग भी जो है उनसे कहने रहते हैं कि आपके अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इस चक्कर में पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो एक दो चीज़ें इसमें से हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि आपने पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, आप तो चाहते नहीं थे बच्चा, अब आप चाह रहे हो तो हो नहीं रहा। तो ये एक बड़ा मिथ है। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोग खुद भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं इनिशियली, ताकि हार्मोन का लेवल आ जाए। आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो। जब आप चाहते हो उसके 6 मंथ्स पहले आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के वो लंबे वक्त के लिए जब आप चाहें कि हमको कॉन्ट्रासेप्ट ये कंसीव करना है, उसके 6 मंथ्स पहले आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद कर सकते हैं। ठीक है, बट डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की देखरेख में लीजिए जो भी आप लेते हैं। सेकेंडली, बहुत बार जो है आसपास के लोग कह देते हैं आपकी बच्चेदानी का मुंह बंद है, आपकी बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो यूट्रस की अपनी एक पोजीशन है हर इंसान की बॉडी में, जो अगर फीमेल नेचुरली हर महीने मेंस्ट्रुएट कर रही है, उसकी बच्चेदानी का मुंह बंद होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। तीसरा जो तो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को नहीं पता है इसको। और तीसरा, जो फैमिली आती है कई बार अपनी बहू को लेके, सास आती हैं तो वो बोलती है मैडम ये तो चावल बहुत खाती है, ये बस ये चावल ही खाती रहती है और कुछ खाती नहीं। मैं इसको बोलती हूँ चावल जम जाएगा, तो इसीलिए इसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो देखिए, वेट अगर आप कम करते हैं थोड़ा सा अपना, तो वो डेफिनेटली आपको फर्टिलिटी में हेल्प करता है, इजी हो जाता है पूरा प्रोसीजर। लेकिन उसके लिए सिर्फ चावल ही दोषी नहीं है, आपको बैलेंस डाइट एक लेनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, तो उससे जो है काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो पेशेंट जिसके बारे में सोच के परेशान रहता है। ठीक है। डॉक्टर, इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें तो पुरुषों और महिला दोनों में ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं? क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये दोनों ही केसेस में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जैसा तो एक मैंने आपको बताया कि आजकल जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। लाइफ में बहुत इरेटिक हैं हमारे जो आजकल के जो यूथ है, उसका जो लाइफस्टाइल है बहुत इरेटिक है। रात भर जो है काम करना है, दिन में सोना नहीं है, मतलब नींद हो नहीं पाती है, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल फूडिंग इरेटिक है, समोसा मोमोज और पिज़्ज़ा बर्गर वाली जनरेशन है ये। तो थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा रूटीन, हफ्ते में 4 ही दिन कर लीजिए, 3 ही दिन कर लीजिए, आधा घंटा एक्सरसाइज करिए। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आधा घंटा एक्सरसाइज करते थोड़ा सा हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, और जो है उससे आगे भी बहुत अच्छा रहता है। उससे जो है आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, बैलेंस डाइट लीजिए, अपने डाइट में फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर लीजिए, जंक प्लीज़ अवॉइड करिए। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो इतना कॉमन हो गया है आजकल, और ये एक्चुअली एक सोशल फैक्टर हो गया है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो सोशलिज्म का एक वो हो गया है कि हम हिस्सा हो गया है। पीयर प्रेशर भी हो गया है कि भाई हम अगर गैदरिंग में जाते हैं और हमारे हाथ में ग्लास नहीं है तो फिर जो है कैसे होगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप जो है कंसीव कर सकें आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, तो आपको कट शॉर्ट करना है। देखिए, ये लिमिट आप अपनी खुद ही सेट कर सकते हैं, ये आप अपनी सेट कर सकते हैं कि हमको जो है इतना जो है ये लिमिटेशन में रखना है, इतना नहीं करना है। ओवरवेट मत होइए, ओबीज होने से हमेशा बचिए। और अगर आपको पता है कि कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे कोई नोन डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, तो कोशिश करिए कि उसके लेवल रहे मेंटेन्ड, आपके शुगर लेवल मेंटेन रहे, आपका थायराइड लेवल मेंटेन रहे, आप अपनी दवाइयाँ जो है टाइम से लें। अच्छा, मेल में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये मेल में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फीमेल के तो सारे जेनेटल ऑर्गन्स जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन मेल में क्या होता है कि आधे जेनेटल ऑर्गन्स बॉडी के बाहर है, आधे बॉडी के अंदर है। टेस्टिस मेल की बाहर होती हैं, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस पर स्पर्म सर्वाइव नहीं करता है। उसको स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस बाहर रहती हैं। अब क्या होता है कि लैपटॉप पे काम करते हैं, तो लैपटॉप अगर आप लैब में रख के काम करते हैं वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो अगर वो हीट होता है तो आपकी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को वो अफेक्ट करता है।
तो और जो जैसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड जो है फर्नेस में काम करते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे वो कंटिन्यूस हीट के एक्सपोजर में सराउंडिंग्स की वजह से हाँ, इस पे काफी फर्क पड़ जाता है, वो फर्क पड़ जाता है। दूसरा पुरुषों में, और दूसरा एक जिम जाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। तो जिम में क्या होता है कि आप जब भी जिम जाएं, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी यंग मेल्स को कि आप जो भी प्रोटीन शेक ले रहे हैं, जो भी ड्रिंक ले रहे हैं, प्लीज़ उसको देखिए उसमें कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स तो नहीं है। क्या होता है कि वो जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देते हैं, तो आपकी बॉडी तो बन जाती है मगर स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है नहीं समझ में आती है आजकल जो यंग जनरेशन है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। अच्छी खासी अच्छे हेल्दी बिल्ड के लोग आते हैं और जब हम लोग सीमेन का टेस्ट कराते हैं उस पर स्पर्म काउंट कम निकलता है तो उसको खुद ही विश्वास नहीं होता है पेशेंट को। वो कहता है ये मेरी रिपोर्ट ऐसी हो ही सकती, मगर फिर हम लोग उनको यानी बाहर से आप कितने ही फिजिकली फिट दिखे मगर अंदर से क्या चल रहा है वो चीज़ जो है आपका, क्या आप इनटेक ले रहे हो, उसका जो है आपके स्पर्म काउंट पे, उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो यानी कि सभी क्या ये प्रोटीन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं? नहीं, जिन प्रोटीन्स में एनाबॉलिक स्टीरॉयड मिक्स्ड रहता है, जो स्टीरॉयड मिक्स होते हैं मसल मास इंक्रीज करने के लिए, कई बार जिम में प्रोटीन शेक्स मिलते हैं जो कि जिनमें स्टीरॉयड्स मिले होते हैं, तो स्पेसिफिकली वो चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है, ओबीज नहीं होना है, हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, ऐसे प्रोटीन शेक्स जिनके इंग्रेडिएंट के बारे में आपने मेंशन किया वो भी अवॉइड करना है। ठीक है मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए करेक्ट एज क्या है कंसीव करने के लिए? सोसाइटी प्रेशर डालती है कि 23-24 तक शादी कर लो, उसके बाद बच्चा करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसमें कितना रियलिटी है इस बात में? करेक्ट एज वाकई कोई होती भी है या फिर ये सिर्फ एक कहने की बात है? देखिए, करेक्ट एज बेसिकली जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं कि 24 से 30 की एज जो है वो एक अप्रोप्रिएट एज है प्रेग्नेंट होने के लिए। 24 के पहले जो होता है वो फीमेल का शरीर इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, और 30 के ऊपर फर्टिलिटी थोड़ी सी डिक्लाइन करने लगती है, और 35 के ऊपर ये और भी डिक्लाइन करती है। पर आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो फिर हम ये पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई 28 और 30 के बीच में अगर आप कोशिश कर लें कंसीव होने की तो 32 की एज तक एक आध बच्चा तो पैदा हो ही जाएगा। तो यानी अगर आप लेट 34 या 35 की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाद कंसीव करने में कई चैलेंजेस आ सकते हैं। कंसीव में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर आप कंसीव करते हैं तो उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्रोमोसोमल एनोमली के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैम, आपने बताया कि जिस तरह से मिसकैरेज होता है तो क्या उसके बाद आप लोग के लिए ये प्रोसीजर और डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट्स के लिए, या इसमें ट्रीटमेंट का कोई प्रोसीजर चेंज हो जाता है, या टाइमिंग को लेके फ़र्क आ जाता है? क्या अगर कंसीव कराने का हो सकता है आप लोग का प्रोसीजर जो पहले 3 महीने का हो उसमें 6 महीना लगता हो, या चांसेस ज़्यादा हो जाते हो, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीज़न पता होना चाहिए कि मिसकैरेज आपका किस रीज़न से हुआ। अगर हम लोग रीज़न पता कर लेते हैं तो डिफरेंट रीज़न जो मिसकैरेजेस के होते हैं उसके हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं कि अब आपको ये करना है, ये करना है। पर एक जो पीरियड है जो हम लोग बेसिक पीरियड लेके चलते हैं वो 3 मंथ्स का लेके चलते हैं। अगर किसी पेशेंट का मिसकैरेज हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद ट्राई करिए, अब आप कंसीव करने के लिए उतना टाइम बॉडी को चाहिए होता है हील अप होने का। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए कि आपके पास जब पेशेंट आता होगा तो आप लोग कुछ टेस्ट ज़रूर से कराते होंगे। ये टेस्ट क्या जांचने के लिए किया जाता है और ये टेस्ट किस तरह के हैं? क्या इसमें किसी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है या इसमें और कुछ है? आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास तो पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि अब मैंने सोचा कि मेरे को बच्चा हो जाए, मैं डॉक्टर के पास गया तो अब डॉक्टर फटाफट मुझे कोई दवा लिख देगा और मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कई सारे टेस्ट बताता है, आप ये करा लीजिए, ये करा लीजिए। फिर पेशेंट सोचता है कि ये डॉक्टर सच में ये टेस्ट कराना ज़रूरी है कि डॉक्टर मुझे लूट रहा है, जो एक जनरल जो एक बात होती है पेशेंट की। तो इसके लिए देखिए मैं 2-4 बातें आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें ओवरी होती है, ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, और मेल में होता है स्पर्म। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जबकि आप कंसीव करना चाहते हो। तो उसी से रिलेटेड हम लोग टेस्ट कराते हैं। एक तो हम लोग जनरल टेस्ट कराते हैं कि आपको कोई थायराइड, डायबिटीज़, हीमोग्लोबिन वगैरह कितना है आपका, आपको जनरल कोई इस तरीके की बीमारी तो नहीं है।
फिर हम लोगों को ये देखना होता है कि जो ओवरी है आपकी वो टाइम से एग बना रही है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एग मैच्योर हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो होता है जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं उस पे एग रप्चर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग हार्मोनल टेस्टिंग कराते हैं, LH, FSH, AMH ये वाले टेस्टिंग कराते हैं। फर्टिलिटी पोटेंशियल देखते हैं कि कितना फर्टिलिटी पोटेंशियल है पेशेंट का, हमको किस डोज में दवाइयाँ चलाने की ज़रूरत पड़ेगी उसके टेस्ट कराते हैं। ट्यूब्स का टेस्ट इसलिए कराते हैं कि मान लो ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हैं तो हम आपको जनरल ट्रीटमेंट देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको IVF के लिए जाना ही है, तो इसलिए ट्यूब का टेस्ट कराते हैं। और एक हस्बैंड के स्पर्म का टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले इतना एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी नहीं थी, पर अब जो है मेल्स में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ महीनों सालों ट्रीटमेंट चल रहा है और मेल पार्टनर का स्पर्म ही नहीं हुआ चेक, और जब हम लोग कराते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इनफर्टिलिटी में कितना % चांसेस हैं कि ये हस्बैंड की साइड से या मेल साइड से इसमें प्रॉब्लम रह सकती है? ऐसे केसेस आपके पास आते होंगे, तो क्या ये बहुत डोमिनेटिंग है आज की डेट में सोसाइटी में, या फिर ये महिलाओं का हेल्थ और रख रखाव या पोषण को देख करके कहा जाता है कि महिलाओं के साथ प्रॉब्लम है? तो क्या सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं जिसमें मेल्स जो हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है या फिर महिलाओं के एंड से प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम्स तो दोनों में ही आती हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ महिला। जैसे पहले जो होता था वो ये होता था कि भाई इनफर्टिलिटी है, सारा दोष फीमेल का है। पर अब जो हम लोग देख रहे हैं, पहले जो परसेंटेज ऑफ केसेस थे जिसमें मेल भी इन्वॉल्व होता था वो कम थे, मान लीजिए आप 10-20% केसेस निकल रहे हैं। पर अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 40% केसेस में मेल जो है इन्वॉल्व निकलता है हमको, 40-50%। अब जो है तराजू के दोनों पड़ले बराबर हो गए हैं और अब मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और दोनों ही लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलती है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें हम लोगों को दोनों का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है जी मैम, स्पर्म काउंट किसे कहते हैं? आज की डेट में ये बड़ा वर्ड जो है ये प्रेवलेंट भी है, लोग अवेयर हो रहे हैं इसको लेकर के, बट हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्पर्म काउंट को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो ये क्या है? देखिए स्पर्म जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक जगह होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेल की टेस्टिस में, उसमें बनते हैं और उसमें बनने के बाद उसके ऊपर एक छोटी सी बैग होती है टेस्टिस के ऊपर, एपिडिडाइमिस, उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब हम सीमेन का टेस्ट कराते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि आपको 3 से 4 दिन एब्सटेन करना है। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जो एपिडिडाइमिस में जो सीमेन इकट्ठा है आपका स्पर्म, वो 3 to 4 डेज उसमें कलेक्शन रहे, तब हम लोग जो है उसका टेस्ट करें तो टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो सही आती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे आपको टेस्ट कराना है उसी जगह पे जाके अगर आप सैंपल दें, क्योंकि स्पर्म का जो सर्वाइवल टाइम होता है बॉडी के बाहर वो बड़ा कम होता है। अगर आप घर से सैंपल लेके जाते हैं और फिर जाते हैं पैथोलॉजी में फिर टेस्ट कराते हैं तो इतना टाइम निकल जाता है, कई बार रिपोर्ट ख़राब आती है, तब वहीं जाके उसका सैंपल दें। उसके बाद एक WHO ने क्राइटेरियाज बना रखे हैं कि इतने % जो है मोटिलिटी होनी चाहिए, इतने % काउंट होनी चाहिए, इतने % मॉर्फोलॉजी माने शेप उसका ठीक होना चाहिए, तब हम स्पर्म का जो सीमेन एनालिसिस है उसको हम ठीक मानते हैं। मगर मोटी मोटी भाषा में अगर कोई नॉर्मल जो है पेशेंट ऐसा आता है और बोलता है कि हमें नेचुरली कंसीव करना है, तो हम ये मानते हैं कि उसके काउंट्स कम से कम 40 मिलियन होने चाहिए, जिसमें से कम 40% स्पर्म की अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए और 40% कम से कम मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। फिर फर्टिलिटी के केसेस में जब आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं तो क्या आप कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन्स हो सकते हैं या इस तरह की, या ये सरप्राइजिंगली हो जाता है, या आप लोग अपना कुछ चेंजेस करते हैं जिसको लेकर के ये ऐसा पॉसिबल है? क्या है ये, ऐसा पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं? ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोगों की नेचुरली जब पेशेंट को एग बनता है फीमेल्स को, तो एक ओवरी एक साइकिल में एक एग बनाती है और दूसरी साइकिल में दूसरी ओवरी एक एग बनाती है।
पर जब जैसे पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, आपके पास आया है, तो हम लोग उसको कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे एग जो है वो ज़्यादा बने और कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हों। तो एक ही ओवरी में 2 एग बन सकते हैं या दोनों ओवरीज में 1-2 एग्स बन सकते हैं, या तो ट्रिपलेट्स भी हो सकते इसलिए हैं, हाँ सब ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, बट दिस इज मोर लाइक चांसेस या ये मिरेकल है? चांसेस एक्चुअली वो खुद ही होता है अपने आप ही, वी नेवर नो, क्योंकि हम लोग एग्स बनाते हैं, रप्चर करते हैं, अब कितने जो है एग्स वो फर्टिलाइज कर सक रहा है स्पर्म, तो हमको नहीं पता होता। वो जब कंसीव कर चुकी होती है तभी हमें समझ में आता है अल्ट्रासाउंड में कि इसको ट्विंस हो गए। नाइस नाइस। मैम, किस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो महिलाएं डील करती हैं? आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो फीमेल्स कई बार तो शर्म की वजह से आने में डरती होंगी, या सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है कि अरे डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, बच्चे को लेकर के है, इनफर्टिलिटी को लेकर के है, तो सोसाइटी में एक इस तरह का मिथ है कि लड़कियों के एंड से ही प्रॉब्लम है, या कपल्स आ रहे हैं या फिर इन लॉज आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे डील करती हैं? कैसे आप काउंसलिंग करती हैं महिलाओं की या उनके इन लॉज की? कैसे आप इसको समझाती हैं, उनको कन्विंस करती हैं कि ये प्रोसीजर कितना से? देखिए, इसमें तो बेसिकली पेशेंट तो बहुत स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें सुन रहा होता है, पर हमको पता होता है कि हम जब ये ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको टाइम लगेगा इसमें। एक्चुअली इसमें हम लोग भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रायल एंड एरर बेस्ड होता है कि भाई इतना चलाया हमने, देखते हैं इससे ये पेशेंट जो है सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें एग हम बना पा रहे हैं इस डोज में, या हमें अगली साइकिल में डोज बढ़ानी है। तो एक्चुअली पेशेंट को टेंडर लव एंड केयर की ज़रूरत होती है, ऐसे वाले जो साइकोलॉजिकल, क्योंकि पेशेंट पहले से स्ट्रेस में है और डेफिनेटली ये कॉस्टली अफेयर है। चाहे आप मैं इस पे भी जानना चाह रही थी कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब कितना एक टेंटेटिव एवरेज एक्सपेंस आता है इस पूरे प्रोसीजर में अगर कोई जाकर के कंसल्ट करना? क्या ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है या ये टेस्ट के ऊपर डिफ़र करता है, ये कैसे? देखिए, रूटीन जो टेस्टिंग हम लोग कराते हैं वो तो सभी पेशेंट्स की एक जैसे ही कराते हैं, मगर जो डोज होती है ड्रग की, हमको किस डोज में पेशेंट को ड्रग देना है जिससे उसके एग्स बन सकें, वो पेशेंट की फर्टिलिटी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर मेल पार्टनर बिल्कुल ठीक है तो हमें मेल का कोई टच ही नहीं करना है, हमको उसको ड्रग नहीं चलानी है। अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है तो हस्बैंड वाइफ दोनों की दवाइयाँ चलेंगी, है ना। अगर जो है फीमेल का एक AMH लेवल होता है जो फर्टिलिटी पोटेंशियल दिखाता है, अगर वो बहुत कम है तो हमें इंजेक्शंस देने पड़ सकते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो हम सिंपल ड्रग से जो है काम चला ले सकते हैं। और अगर हमें IUI करना पड़ता है, कभी कभी जब IUI करना पड़ता है तो भी आप थोड़ा कम में संभल जाते हो, मगर जब IVF पे जाते हो तो फिर तो IVF का एक्सपेंस जो है, आजकल जो एक्सपेंस है IVF का वो करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है। ठीक है मैम, ये तो आपने बताया कि क्या एक्सपेंस ऑन एन एवरेज पड़ सकता है पर्सन टू पर्सन। बात करते हैं स्पर्म काउंट को लेकर के। स्पर्म काउंट में डिफरेंस क्या कुछ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से आ सकता है? स्ट्रेस आप पहले ही बता चुके हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी बताया, बट किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है? बहुत से लोग हैं जो वीकेंड पे जाकर के पार्टीज़ करते हैं, क्या उनके लिए ये सेफ़ है? या जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उनकी लाइफ पे इस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? सेक्सुअल कोर्स में, इंटरकोर्स में क्या इसमें रिस्पॉन्स मिलता है ऐसे केसेस में? देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो अगर देखा जाए तो अपनी बॉडी एज अ होल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगी मैं कि होता है पार्टीज़ में, मगर आजकल तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशलाइज करने के लिए जो है ये ज़रूरी होगी। पर हाँ, ये है, देखिए सिगरेट स्मोकिंग तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकालता ही है, जैसा कि आप जानती हैं, और वो जो है एक तरीके से पॉइज़न है, ये एक तरीके से पॉइज़न का काम करता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, आप स्मोक कर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, तो स्पर्म की क्वालिटी पे डेफिनेटली अफेक्ट डालती हैं। स्पर्म का चलना कम हो जाता है, जिसको हम लोग मोटिलिटी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी उसकी ख़राब हो जाती है, काउंट्स कम हो जाती हैं। और एक अगर आप ऐसे वाले पेशेंट्स में एक टेस्ट करते हैं हम लोग, DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं उसको, देखने के लिए कि स्पर्म का जो DNA है वो कितना हेल्दी है। तो ये जो DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है, इसके रिजल्ट्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, मतलब बिगड़े हुए आते हैं उन केसेस में जो पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। तो ये तो मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि अगर किसी को मैं बोलूँगी कि आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो वो तो कोई भी नहीं करता है। मगर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप स्मोक और ड्रिंक करते हो, आप रेगुलर ड्रिंकर हो, रेगुलर स्मोकर हो, तो प्लीज़ अगर कंसीव करना चाहते हो तो 3 to 6 months पहले उसको आप कर्टेल करना शुरू करो, क्योंकि बच्चा तो आप ही का है।
अगर आप कंसीव भी कर लेते हो बच्चा और आपके स्पर्म के डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, तो आगे जाके आपके बच्चे में ही डिजीजेस की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अच्छा, तो यानी माँ बाप को दोनों को ही ध्यान रखना है कि इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो इसमें मेल्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पूरी आदतों को एक्चुअली जो है, जो बच्चा जो बन रहा है उसमें जो है सिर्फ फीमेल का ही पार्ट नहीं है, आपका भी पार्ट है। और उसको कोई कंजेनाइटल एनोमली अगर होती है तो वो नहीं पता है कि आपसे आई है या आपसे आई है। तो यानी जीन्स में वो बच्चे को भी डिजीज आ सकती है जो हेरिडिटी में चलती आ रही है। ठीक है, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हस्बैंड्स को भी इसके लिए इक्वली टेक केयर करना चाहिए जितना महिलाएं करती हैं। ठीक है मैम, ये बताइए, जब महिलाओं की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन को लेकर के आपसे जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त में हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है। आज की डेट में बहुत सी महिलाएं हैं जिसको इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि पब्लिक वॉशरूम में गई तो उनको इन्फेक्शन हो गया, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद ही कुछ इस तरह के केसेस सामने आते हैं। हाइजीन को कैसे मेंटेन करें? मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको लेकर के प्रमोशन होता है, कितना सेफ है ये यूज़ करना? देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन जनरल जो है वो हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली फीमेल्स के लिए, क्योंकि जब हाइजीन फीमेल का बिगड़ता है और लगातार इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या पीआईडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीआईडी में कन्वर्ट होने से आगे जाके वो इनफर्टिलिटी में फीमेल लैंड अप कर सकती है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ये है कि कई बार बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं तो हमें नहाना मना कर दिया जाता है, कि नहाना नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर आप पीरियड्स में नहाओगे तो आपकी बच्चेदानी में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं स्पेसिफिकली ये बोलना चाहती हूँ कि जनरल हाइजीन तो आपको रखना ही है, मगर पीरियड्स के समय आपको ज़रूर अपना जो है ध्यान रखना है, क्लीन रखना है, नहाना है, क्योंकि पीरियड्स के समय ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है तो यूट्रस का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, और ब्लड एक बहुत अच्छा माध्यम है इन्फेक्शन का, बहुत जल्दी बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है। तो अगर बैक्टीरिया ब्लड में अच्छे से ग्रो करता है, यूट्रस का मुंह खुला ही हुआ है, तो उसको क्या देर लगती है अंदर जाने में। तो आपको जो है उसको ज़्यादा क्लीनलीनेस रखनी है। स्पेशली वो लोग जो थोड़े हैवी बिल्ड के हैं, जिनको पसीना आता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जैसे आप वॉश यूज़ करते हैं, जैसे वी वॉश वगैरह बहुत सारे वॉश आते हैं, कई सारे आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो अगर आप वॉश यूज़ करते हैं तो इंटरनल डूशिंग नहीं करिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ, और वीक में 2 बार आप करें वॉश तो ही जो है आपका काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारी जो वेजाइना होती है उसमें खुद ऐसे कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेजाइना का पीएच मेंटेन रखते हैं और उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश यूज़ करते हैं तो वो वाले बैक्टीरिया वो भी धुल जाते हैं। तो इसलिए जो है आप अगर वीक में 2 बार यूज़ करें तो अच्छा है। आप सोप वाटर से करिए, बाहर करिए, इट इज़ ऑल गुड। एंड जब भी आप क्लीन करना चाहते हैं आप प्लीज़ आगे से पीछे की तरफ करिए। पीछे से आगे की तरफ अगर आप करते हैं तो एनल एरिया की जो इन्फेक्शन है वो आगे लग सकता है। प्लस एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात और है वो ये है कि यूजुअली जब भी हम लोग, या जनरली मैंने देखा जैसे नहाते हैं, पूरी बॉडी हम लोग ड्राई करते हैं, इंटरनल जो अपना जो इंटीमेट जो पार्ट है उसको ड्राई नहीं करते हैं। अच्छा। अगर आप उस पार्ट को ड्राई नहीं करते हैं वो नमी अंदर रह जाती है, फिर आप कपड़े पहन के घूमते हैं, वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। एक छोटा सा कोई नैपकिन अलग रखिए, उस एरिया को ड्राई रखिए, टाइट अंडर गारमेंट्स पहनने से बचिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है मैम। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा मैसेज दे दें, क्योंकि समय का अभाव है तो इसको लेकर के हमें समाप्त करना पड़ेगा। एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मैं जो है बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं हमारे प्रोफेशन में, तो मैं बस एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर भी ट्राई करता है, वो भी आपकी तरह इंसान ही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो ट्राई करता है कि आपको फ़ायदा मिले। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो उसका भी उसमें फ़ायदा ही है, वो कोई आपका नुकसान करने को नहीं बैठा है। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, समझने की कोशिश करने दीजिए कि आपकी बीमारी किस लेवल पे है और उसको वो कितनी दूर तक जाके किस तरीके से ठीक कर सकता है। तो ट्रस्ट करिए और सलाह लीजिए और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा।
तो आज डियर जिंदगी के इस शो में हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर प्रीति निगम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर के किस तरह के मिथ हैं जिनको उन्होंने बस्ट किया है। इसके ट्रीटमेंट को लेकर के उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, पुरुषों को भी रखना है और महिलाओं को भी रखना है। एक बार फिर हाजिर होंगे डियर जिंदगी के शो में और लेके आएंगे एक नए एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए डियर जिंदगी, सिर्फ एबीसी न्यूज़ पर। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.